हेलो, नमस्कार दोस्तों। सीरीज आज हम देखेंगे 9, लेकिन उससे पहले हम एक स्कॉलर देख लेते हैं जिनका नाम है थॉमस पेन। थॉमस पेन एक अमेरिकन थिंकर है और अमेरिका की जो क्रांति हुई उसको आइडियोलॉजिकल बेस वैचारिक आधारता इन्हीं के द्वारा प्रदान की जाती है, थॉमस पेन के द्वारा। ये जॉन लॉक के विचारों को मॉडिफाई करते हैं। जॉन लॉक का एक विचार है राइट टू रिवोल्ट। राइट टू रिवोल्ट, ओके। क्रांति का जो अधिकार जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था, उन्हीं के विचारों को यहाँ पर मॉडिफाई किया जाता है और अमेरिका के द्वारा जो क्रांति की जाती है 1776 की, उसको सपोर्ट यहाँ पर थॉमस पेन करते हैं। और एक ही अमेरिकन स्कॉलर भी है, तो वहाँ उनकी क्रांति को समर्थन करेंगे ही। तो जॉन लॉक के विचारों को एक बार फिर से मॉडिफाई यहाँ पर किया जाता है थॉमस पेन के द्वारा, और एक पंपलेट इनके द्वारा लिखा जाता है। इस समय एक आर्टिकल टाइप में मान लेते हैं आप, कॉमन सेंस, ओके। और ये आता है 1776 के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत वो राइट टू रिवोल्ट की बात करते हैं। अमेरिका जो क्रांति है उसका समर्थन करते हैं और जॉन लॉक के विचारों को मॉडिफाई यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थॉमस पेन का एक एक काम तो ये हो गया, कॉमन सेंस, जो कि 1776 के अंतर्गत आता है, और अमेरिका क्रांति का समर्थन इसमें किया जाता है, ओके। दूसरा देखते हैं। थॉमस पेन का पहला हो गया, और दूसरा है यहाँ पर द राइट्स ऑफ मैन। बहुत महत्वपूर्ण बुक है इनका ये, द राइट्स ऑफ मैन, जो कि आता है 1791 के अंतर्गत, ओके। 1791 के अंतर्गत आता है, और ये थॉमस पेन यहाँ पर फ्रांस की क्रांति का समर्थन करते हैं। फ्रांस की जो क्रांति होती है उसका समर्थन यहाँ पर थॉमस पेन के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके साथ में आपको ब्रिटेन के जो स्कॉलर है या इंग्लिश स्कॉलर है, एडमंड बर्क, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। एडमंड एडमंड बर्क यहाँ पर फ्रांस की क्रांति का समर्थन नहीं कर रहे थे, और जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं एडमंड बर्क के द्वारा, उनको भी ठीक नहीं मानते हैं। यहाँ पर बार-बार थॉमस पेन के द्वारा उनके जो आइडियाज़ है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है अपनी इसी बुक के अंतर्गत द राइट्स ऑफ मैन में, ओके। एडमंड का बुक कब आता है? 1790 के अंतर्गत आता है, और ये उसके एक साल भर बाद में ये यहाँ पर बुक लिख दिया जाता है द राइट्स ऑफ मैन। किसके द्वारा? थॉमस पेन का बुक है, जहाँ पर फ्रांस की क्रांति का समर्थन यहाँ पर किया जाता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाती है कि सबको राजनीतिक जो अधिकार है वो समान होनी चाहिए, ओके। तो राजनीतिक अधिकारों की यहाँ पर बात की गई। राजनीतिक अधिकारों में समानता, राजनीतिक अधिकारों में समानता की बात यहाँ पर थॉमस पेन के द्वारा द राइट्स ऑफ मैन के अंतर्गत की जाती है। टाइम आपको ध्यान में रखना है कि ये बुक कब पब्लिश हुआ और उसमें क्या-क्या कहा गया है, ओके। तो अधिकारों की यहाँ पर बात की जा रही है। सभी राजनीतिक जो अधिकार है, राजनीतिक यदि पॉलिटिकल राइट्स की हम बात करें, तो सभी पॉलिटिकली यहाँ पर इक्वल होंगे, ऐसा थॉमस पेन कहते हैं। लेकिन एडमंड बर्क आप देखोगे तो वो विशेषाधिकारों की बात करते हैं कि कुछ समाज के अंतर्गत यदि किसी को विशेषाधिकार मिला हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको उसको आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से हमने प्रदान नहीं किए। इनको जो विशेषाधिकार मिले हैं, वो लंबी पीढ़ियों से आ रहे हैं, इसलिए इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पर थॉमस पेन कहते हैं कि नहीं, राजनीतिक जो अधिकार है, उसमें समानता आपको लाना होगा। सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ऐसी बात थॉमस पेन के द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, बुक आपको अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा इसके अलावा भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, उनका समर्थन किया जाता है। रिपब्लिकन गवर्नमेंट का समर्थन थॉमस पेन के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बस इतना काफ़ी रहेगा। यहाँ पर अधिकारों की बात की जा रही है, और अधिकारों में समानता की बात यहाँ पर थॉमस पेन के द्वारा की जाती है। एडवर्ड बर्ग के जो आर्गुमेंट है, यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज़ इसी बुक के अंतर्गत किया जाता है। तो ये क्या है? ये अमेरिकन स्कॉलर है जो कि फ्रांस की क्रांति का समर्थन करते हैं, और अमेरिका जो क्रांति होती है 1776 के अंतर्गत, उसका भी समर्थन किया जाता है थॉमस पेन के द्वारा। बस इतना काफ़ी है, इतना ध्यान में रखोगे तो आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा,
उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शील लोकतंत्र से जुड़ी हुई नहीं है। ओके, विमर्शील जो लोकतंत्र है जिसमें डिस्कोर्स की बात की जाती है। ओके, जहाँ पर डिस्कोर्स की बात की जाती है, मिलजुल कर कोई डिसीजन लेने की बात यहाँ पर की जाती है विमर्शील लोकतंत्र के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कीजिए इसका आंसर। तो इसके अंतर्गत है बहस पर आधारित सहमति, बहस पर आधारित सहमति। ओके, दूसरा है यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर पूर्व नियत वरीयताएं, तीसरा है यहाँ पर खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहसें और चौथा है यहाँ पर आदर्श भाषण दशाएं। देखिए इसमें क्या आ सकता है, बहस पर आधारित सहमति। आप यहाँ पर डिस्कोर्स कर रहे हो, विमर्श कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, बहस कर रहे हो। उसके बाद में बहस करते हो, आप डिस्कोर्स करते हो, उसके बाद में एक सहमति आ सकती है, तो आप उसको मानना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ठीक है इसमें। आगे इसमें पूर्व नियत वरीयताएँ, आपने पहले से ये डिसाइड कर लिया है कि हमें किसी को प्रायोरिटी देना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले डिस्कोर्स कीजिए, डिस्कशन आप कीजिए, विमर्श कीजिए आप, उसके बाद में ही कोई डिसीजन ले सकते हो। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पर खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहसें। ओके, बल प्रयोग विहीन यानी यहाँ पर पावर का प्रयोग आप नहीं कर सकते, एकदम ओपन होनी चाहिए। इस प्रकार का जो डिस्कोर्स है वो ओपन होना चाहिए। और लास्ट है आदर्श भाषण दशाएँ होनी चाहिए। ओके, तो ये सब पॉइंट में आपको जो आंसर है वो आपको बी टिक करना होगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य होता है। सामाजिक लोकतंत्र की यहाँ पर बात की जा रही है। सामाजिक लोकतंत्र राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर सामाजिक न्याय पर आधारित, सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए। दूसरा है औद्योगिक समृद्धि यानी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए। तीसरा है यहाँ पर संपूर्ण सामाजिक जीवन को राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए या आंतरिक व्यवस्था लाने के लिए। तो इसके अंतर्गत पूछा गया आपको सामाजिक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के अंतर्गत हम समाज की बात करते हैं। ओके, इकोनॉमी की हम बात करते हैं, आर्थिक दशाएं की हम बात करते हैं और पहला पॉलिटिकल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की। तो इसके अंतर्गत हम क्या शामिल करेंगे, सामाजिक न्याय पर आधारित सोशल जस्टिस के आधार पर बेस होना चाहिए और इसी आधार पर हम समाज को पुनर्निर्माण करेंगे और यही आधार होता है सामाजिक लोकतंत्र का। काफी आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, यहाँ पर सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन पूछा गया सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत किसके द्वारा यहाँ पर विकसित किया जाता है। तो पहला है ओर्टेगे गस्केट है, दूसरा है जॉन लॉक है, जेम्स मिल है, जेम्स मेडिसन है और अंतिम है यहाँ पर जे एस मिल यहाँ पर अंतिम है। तो सुरक्षात्मक लोकतंत्र, तो ये जो विचार है ये जुड़ा हुआ है जॉन लॉक से। जॉन लॉक से ये विचार जुड़ा हुआ है और राज्य का निर्माण हम क्यों कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम कर रहे हैं और संपत्ति की सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं। ओके, राज्य क्या है, राज्य एक साधन है और इसका काम है व्यक्ति को स्वतंत्रता दिलाना, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना, संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सभी राज्य के काम होते हैं। राज्य के द्वारा इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा गोल क्या है, व्यक्ति है और इसके बीच में जो मीन है, जो साधन है वो क्या है, राज्य। तो इस प्रकार की बात की जाती है जॉन लॉक के द्वारा सुरक्षात्मक लोकतंत्र। डेमोक्रेसी को हम बनाते भी इसलिए हैं। ओके, जो डेमोक्रेसी हम लाते हैं उसका उद्देश्य यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा उद्देश्य लोकतंत्र का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 3 हो गया। 4 नंबर है समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसके अंतर्गत लेनिन है, कार्ल मार्क्स है, हेगल है और रॉबर्ट ओवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन, ये सही आंसर है रॉबर्ट ओवन।
और इस शब्द का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले श्रमिकों के संदर्भ में। जो श्रमिक है, उनके संदर्भ में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट ओवन के द्वारा सबसे पहले। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, श्रमिक के संदर्भ में, श्रमिकों के संदर्भ में। ओके, तो इसका प्रयोग किया गया रॉबर्ट ओवन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 नंबर। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद कैसे आएगा? समाजवाद कैसे आएगा? फेबियन समाजवाद क्या कहता है? केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, क्या ऐसा कहा गया है? दूसरा, यहाँ पर केवल पश्चिमी देशों में आएगा, या स्लोली स्लोली आएगा, या खूनी क्रांति से आएगा। तो फेबियन समाजवाद पीस की बात करता है, शांति की बात इसके द्वारा की जाती है, और ये कहता है कि धीरे धीरे समाजवाद आ जाएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो हमें एक ऐसा मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, जहाँ पर हम समाजवाद ला सकते हैं, और इसको हम पीसफुल तरीके से हम लाएंगे, शांति के तरीकों के द्वारा हम समाजवाद को लाएंगे, ऐसा कहा गया फेबियन समाजवाद में। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, इसका सही ऑप्शन है। ओके, तो सी आंसर हो गया 5 नंबर का। अगला है यहाँ पर 6 नंबर। ये शब्द, स्पेशल शब्द आपके पास में मार्क्सवाद में पेट्रिशियन, फ्लेवियन और गिल्ड मास्टर जार्मिन का उल्लेख किस संदर्भ में किया? ये जो शब्द है, इनका प्रयोग मार्क्सवाद में किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इनके संदर्भ में ही इन शब्दों का प्रयोग किया गया है मार्क्सवाद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7। सिंडिकलिस्ट समाजवाद निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर। दूसरा है सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर। तीसरा है कृषकों श्रमिकों की एकता पर। और अंतिम है हमारा श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। किस पर फोकस इसमें किया जाता है सिंडिकेटलिस्ट के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आप, ऑप्शन नंबर है इसमें फर्स्ट तो नहीं होगा, असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर। ओके, दूसरा है सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर। तीसरा है कृषकों श्रमिकों की एकता पर। और लास्ट है श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। तो ये ऑप्शन ठीक होगा। जो सिंडिकलिस्ट समाजवाद है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? फ्रांस से। नोट कर लीजिए, ये पढ़ाया हुआ है वैसे सबको, आपको फ्रांस से जुड़ा हुआ है। और इसमें श्रमिकों के द्वारा एक संगठन बनाया जाना चाहिए, श्रमिकों का एक संगठन होगा जो कि एक आम हड़ताल कर सकता है। इनके द्वारा किसका समर्थन किया जाता है? व्यापक हड़ताल या आम हड़ताल। तो श्रमिकों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है इस समाजवाद के अंतर्गत। ये किससे जुड़ा हुआ है? फ्रांस के अंतर्गत। समाजवाद क्या टाइप है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिंडिकलिस्ट समाजवाद हम कहते हैं, जो कि श्रमिक संघों से जुड़ा हुआ है, जो आम हड़ताल से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो बड़े बड़े उद्योग होंगे, जितने भी बड़े बड़े उद्योग होंगे, उस पर श्रमिकों का नियंत्रण होगा, ऐसी बात इस समाजवाद के अंतर्गत की जाती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 नंबर। फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का क्या अर्थ है? ये तो यूट्यूब पर डाला हुआ वीडियो है, फैसिज्म, काफी डिटेल से उसमें बताया गया है सब कुछ। तो फांसियो, फांसियो, तो फांसियो किससे लिया गया है? यह है प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का एक समूह है। डंडों का एक समूह किस प्रकार से रहता है? ये एक एक्स होता है। ओके, और यहाँ पर एक लाल लाल धागा होता है रेड कलर का, और ये सब क्या है? शक्ति और एकता का प्रतीक होता है। शक्ति और एकता का प्रतीक ये एक्स, ये कुल्हाड़ी टाइप में कुछ होता है। ओके, और एक डंडों का समूह होता है, यहाँ पर कई सारे डंडे लगे होते हैं ऐसे, और यहाँ से रेड रेड एक कपड़ा सा होता है, एक धागा होता है जो यहाँ से बंधा होता है। और जिसके पास में ये होता है, जो बड़े मजिस्ट्रेट होते हैं, जो न्याय करने वाले रोमन साम्राज्य के अंतर्गत होते थे, उनके साथ में ये होता था, इनके साथ में लेके घूमते थे। ओके, ये फांसी लेके घूमते थे इस प्रकार से बड़ा बड़ा। ओके, उसमें नीचे रेड धागा लगा होता था जिससे लोग डर जाते थे। ओके, तो इनसे क्या पता चलता है? ये पावरफुल व्यक्ति है,
इनका हमें सम्मान करना है, ओके। और जब ये चलते थे तो सभी लोग साइड हट जाते थे, ओके। तो ये एकता एकता का भी प्रतीक है। यहाँ से कई सारे यहाँ पर गट्ठर से होते हैं और ये सब एक जगह पैक कर दिया जाता है इनको लाल धागे से या लाल कपड़े से। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर यूनिटी या एक सिंबल हो गया, यूनिटी का भी एक सिंबल हो गया। तो ये हो गया फैसियो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वो है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से है? ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन-सा किसके साथ में संबंध है। तो ये है फ्रांस है, अमेरिका है, भारत है या ब्रिटेन। ब्रिटेन का संबंध इससे है श्रेणी समाजवाद। तो श्रेणी समाजवाद कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ब्रिटेन से। इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं एजे पेंटी। एजे पेंटी और एक नाम और है इसमें ऑरेंज। एक और लिख सकते हो हॉब्सन। मुख्य रूप से एजे पेंटी और ऑरेंज इसमें हम शामिल करते हैं श्रेणी समाजवाद के अंतर्गत। और हॉब्सन को भी हम शामिल करते हैं और हॉब्सन के अंतर्गत हॉब्सन के अलावा एक और है जीडीएच कोल। जीडीएच कोल को भी हम इसमें शामिल करते हैं। श्रेणी समाजवाद से जुड़े हुए ये विचारक है। जीडीएच कोल है, हॉब्सन है, ऑरेंज है और एजे पेंटी है, ये मुख्य रूप से है। और ये हॉब्सन और कोल इनको हम अन्य में शामिल कर सकते हैं। इनका भी कुछ-कुछ योगदान श्रेणी समाजवाद के रूप में हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन। विकासवादी समाजवाद, दूसरा है यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवाद, तीसरा है काल्पनिक समाजवाद और चौथा है अराजकतावाद। चारों आपको देखना है कि किसको कौन किसके साथ में जुड़ सकता है। वैज्ञानिक समाजवाद पहला, दूसरा देख लेते हैं सबसे पहले। वैज्ञानिक समाजवाद किससे जुड़ा हुआ है? कार्ल मार्क्स से, ओके। साइंटिफिक जो सोशलिज्म है ये जुड़ा हुआ है कार्ल मार्क्स से, तो बी में 1 हो जाएगा यहाँ पर। काल्पनिक समाजवाद, तो ये किससे जुड़ा हुआ है काल्पनिक समाजवाद? सेंट साइमन, आप इसमें नोट कर सकते हो, सेंट साइमन। सी के अंतर्गत सेकंड हो जाएगा सेंट साइमन, ओके। इसके अलावा अराजकतावाद है ये क्रोप्टकिन। क्रोप्टकिन बहुत बड़े विचारक हैं और इनका जो अनार्किज्म है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है, क्रोप्टकिन, ओके। तो ये तो नेट के सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा टीचर्स एग्जाम में आता है, डिजिटल प्लस बी के अंतर्गत ये सिलेबस में ऐड है अनार्किज्म, और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। एक बार तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए थे अनार्किज्म, ओके। तो ये सब आपको ठीक से पढ़ना है। तो एनार्किज्म से जुड़ा हुआ है क्रोप्टकिन हो गया, और फर्स्ट के अंतर्गत हम शामिल कर लेंगे बर्नस्टीन। विकासवादी समाजवाद जुड़ा हुआ है बर्नस्टीन के साथ में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक मानव की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? आर्थिक मानव, मानव एक आर्थिक होता है और मानव आर्थिक के जो क्रियाएं हैं उसी से ज्यादा प्रभावित होता है। ये बात किसके द्वारा की गई थी? ये कहा गया था एडम स्मिथ के द्वारा, द वेल्थ ऑफ नेशन, ओके। तो इनका एडम स्मिथ का बुक है, नोट के लीजिए, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें एडम स्मिथ आर्थिक मानव की अवधारणा देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं ये आर्थिक मानव का। और मानव है वो सबसे ज्यादा आर्थिक क्रियाओं से ही प्रभावित होता है। मानव के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो पैसों के लिए किए जाते हैं, धन के लिए किए जाते हैं, ऐसी बात एडम स्मिथ के द्वारा की जाती है। और एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म से जुड़े हुए हैं, और ये सब बात करते हैं फ्री मार्केट की बात इनके द्वारा की जाती है, लेसिस फेयर स्टेट की बात इनके द्वारा की जाती है, ओके। तो ये हो गए एडम स्मिथ जिनका बहुत फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाजवाद उस टोप की तरह है जिससे इतने व्यक्तियों ने पहना है, टोप यानी टोपी, कैप, ओके। ये हो गया हमारा जो कैप है, ओके।
तो ये इसमें क्या कहा गया, समाजवाद उस तोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप ही नष्ट हो गया है। ये कथन किसका है? ब्रेडली है, आचार्य नरेंद्र देव है, बर्ट्रैंड रसेल है और जोड़ है। तो ये जोड़ का स्टेटमेंट है। इतने लोगों ने पहन लिया है। समाजवाद के इतने सारे टाइप आपको दिखाई देते हैं। कितने समाजवाद हमने पढ़े थे अपने कोर्स के अंदर गए। ओके, तो बहुत सारे समाजवाद के टाइप भी आपको देखने को मिलते हैं और इतने हो गए हैं कि समाजवाद का जो मूल अर्थ है वो क्या है वही हमें नहीं पता, वो एक तरह से गायब हो गया है। ऐसी बात जोड़ के द्वारा कही गई। क्वेश्चन नंबर है 11 हो गया, 12 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन है ये। वस्तुतः समस्त समाजवादियों द्वारा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। बहुत प्यारा स्टेटमेंट है ये। वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जो जड़ें हैं वो प्लेटो में विद्यमान है। ये क्वेश्चन है आपका। तो ये स्टेटमेंट किसका है? जीएस सेवाइन, मैक्लिवेन हो गया, डनिंग हो गया, सी मैक्सी। तो मैक्सी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। प्लेटो का विचार कौन सा है? यहाँ पर साम्यवाद से जुड़ा हुआ एक विचार है जहाँ पर वो संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद की बात की जाती है उनके द्वारा। और जब इस प्रकार का साम्यवाद होगा तो समाज के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा और पत्नियों का साम्यवाद होगा उससे उससे एक तो भ्रष्टाचार ये सब समाप्त हो जाएगा, दूसरा ये भी है उससे श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ बच्चे का जन्म होगा जो कि बहादुर होगा, शक्तिशाली होगा और सबसे सुंदर होगा, जिससे एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है, एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हम कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार के साम्यवाद की सबसे पहली बात प्लेटो के द्वारा की गई थी और उन्हीं के विचारों को आगे मॉडिफाई करके कई सारे विचारक आगे ले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है सीसी मैक्सी के द्वारा दिया गया। ओके, तो जड़ें कहाँ पर है? समाजवाद और साम्यवाद की जो जड़ें हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती है? प्लेटो के अंतर्गत। और वर्तमान के अंतर्गत जितने भी विचार है वो आप प्लेटो से आप निकाल सकते हो या अरिस्टोटल से आप निकाल सकते हो। कोई भी विचार उठा लीजिए, उनकी अवधारणा के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। प्रारंभिक रूप मिलेगा लेकिन आपको मिल जाएगा। कोई भी विचार ऐसा नहीं है जो प्लेटो और अरिस्टोटल की थ्योरी के अंतर्गत आपको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से बात यहाँ पर सीसी मैक्सी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 13 हो गया। 14 नंबर, एक देश में समाजवाद ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इस प्रकार की बात की जाती है स्टालिन के द्वारा। स्टालिन, लेनिन, माओ और टीटो। और ये क्वेश्चन कब आया था? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री एग्जाम हुआ था 2007 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। तो प्री 2007 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था और इसके अंतर्गत क्या बात की जाती है? एक देश में समाजवाद, यानी लेनिन के द्वारा कहा गया था कि इंटरनेशनल कम्युनिज्म की बात उनके द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद, पहले पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो पूरे विश्व में आएगी, उसके बाद में ही हम समाजवाद ला सकते हैं। ओके, तो पूरे विश्व में ही समाजवाद आएगा या साम्यवाद आएगा? लेकिन यहाँ पर स्टालिन के द्वारा कहा गया 1924 के अंदर जब वो पावर में आते हैं तब इनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एक देश के अंतर्गत भी समाजवाद ला सकते हो और उसका प्रभाव उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा पूंजीवादी देशों का। ओके, तो जैसे ये रूस के अंतर्गत हम समाजवाद ले आए और उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा। दूसरे राष्ट्र क्या कर रहे हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक देश में समाजवाद लाया जा सकता है। ओके, एक देश में समाजवाद लाया जा सकता है। ऐसी बात की गई थी स्टालिन के द्वारा। तो ये इनका स्लोगन है, एक देश में समाजवाद। किनका? स्टालिन का। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो गया 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये लगभग एग्जाम में आ चुके हैं, पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। कितने बहुत सारे एग्जाम हैं। सिविल सर्विस हो गया, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया और नेट हो गए। उन सब में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वहीं से हम लेते हैं, जो ठीक लगते हैं उनको ले लेते हैं और बाकी रख देते हैं। ओके, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है? तो मार्क्सवाद की सही व्याख्या कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करता है? तो पहला है, आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है क्या? दूसरा है, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। ये तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया।
जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इकोनॉमिक पावर है, और इकोनॉमी के ऊपर के इकोनॉमी जो पावर है उसके ऊपर ही एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इनके द्वारा क्या कहा गया, एक बेस है, ये आधार है। आधार में क्या है, आधार में है इकोनॉमी। ओके, आर्थिक क्रियाएं जो भी होती है वो हो गए बेस के, बेस में, और इन्हीं पर निर्भर करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, सॉरी, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गया, सोशल एक्टिविटी हो गया, वो सब निर्भर करता है आर्थिक क्रियाओं के ऊपर। ओके, तो ऐसी बात मार्क्सवाद के अंतर्गत हम देखते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाएगा। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 हो गया। 16 की तरफ चलते हैं। यूरो साम्यवाद शब्द के प्रयोग का श्रेय किससे दिया जाता है? यूरो साम्यवाद यानी यूरो का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर यूरोप, और यूरोप के अंतर्गत जो साम्यवाद है, इस प्रकार की बात किनके द्वारा की गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत है सांटियागो केरिलो को, एफ बारिवेरो, बर्नस्टीन और एनरिको बलरिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एफ बारबेरी है, केरिलो है, एनरिको बर्लिगर है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। नाम अजीब अजीब है, लेकिन इसको आप अलग से नोट कर सकते हो। ये जो एनरिको बर्लिगर है, ये इसका सही आंसर है, और इन्हीं के द्वारा यूरो साम्यवाद जैसे शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। उत्तर मार्क्सवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? उत्तर मार्क्सवाद के संदर्भ में, यानी जो न्यू मार्क्सिज्म कहते हैं, या इसको आप पोस्ट मार्क्सिज्म आप कह सकते हो, उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट आपको पूछा गया है, और इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये कहा गया है इसमें। तो पहला, इसमें श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है। श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है क्या? दूसरा है आर्थिक वर्ग हित अपेक्षाया विचारधारा और राजनीति से स्वायत्त होता है। तीसरा है श्रमिक वर्ग समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता है। और लास्ट में है क्या ये सभी स्टेटमेंट ठीक है कि? तो ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा। श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है, ये बात ठीक है। दूसरा है आर्थिक वर्ग हित अपेक्षता है विचारधारा और राजनीति से स्वायत्त होता है, और श्रमिक वर्ग समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता है। तो आंसर बताइए इसका 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ए बी सी या डी होगा, या सभी ऑप्शन सही होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रमिक वर्ग समाजवाद के अंतर्गत अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता, ये बात बिल्कुल ठीक है। आर्थिक वर्ग हित अपेक्षा विचारधारा और राजनीति से स्वायत्त होता है, और श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है, ये सब बातें उत्तर मार्क्सवाद से जुड़ी हुई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा उदारवाद अराजकतावाद। ये भी हो जाएगा यदि एक दो भी आपको पता है। जैसे अनार्किज्म की हम बात करें, अराजकतावाद, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? एम के गांधी से जुड़ा हुआ है। बी के अंतर्गत थर्ड हो जाएगा। ओके, दो ऑप्शन आपके पास में है, दो हमने हटा दिए। उसके बाद में है फासीवाद, प्रजातंत्र संश्लेषण, लिबरलिज्म है, और समाज की प्रमुखता। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि इसका आंसर हम क्या करें, प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। तो उदारवाद, उदारवाद जो अवधारणा है, इस प्रकार की अवधारणा जुड़ी हुई है आर.सी. दत्त, जो कि एक लिबरलिस्ट विचारक है। ओके, तो उदारवाद के अंतर्गत हमने 4 कर लिया, आर.सी. दत्त, और अराजकता में हमने कर लिया एम के गांधी, और उसके बाद में फासीवाद प्रजातंत्र संश्लेषण, तो इसके अंतर्गत हम करेंगे एच.सी. बोस। ओके, और लास्ट हमारा समाज की प्रमुखता, समाज को महत्व दिया गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो इसको भी आप ठीक से कर सकते हो। डी के अंतर्गत यदि आप सेकंड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। ओके, यदि दो भी पता है आपको तो इस क्वेश्चन को आपको कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 18 हो गया। अब है 19 नंबर क्वेश्चन। अंबेडकर
जो दबे वर्ग है यानी डिप्रेस्ड क्लासेस है उनको उनके लिए अलग निर्वाचन वर्ग मानने के पक्षधर हैं। ओके, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए ऐसी डिमांड की जाती है। और दूसरा है वे गांधी से सहमत थे। तो ऐसा तो कुछ हमने कभी पढ़ा नहीं होगा कि वो गांधी से सहमत थे इस मामले में। इसी मामले में पूछा गया आपसे कि क्या वो गांधी से सहमत थे? तो वो गांधी से इस मामले में सहमत नहीं थे। गांधी जी क्या मानते थे? गांधी जी कहते थे कि उनको आरक्षण हम दे देंगे, उनके लिए कुछ विशेष सीटों का प्रावधान हम कर देंगे। इनके लिए अलग से निर्वाचन वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। अलग से निर्वाचक वर्ग बनाने की उसका क्या अर्थ होता है कि जो कुछ क्लास हमने बना दिया, जैसे ए क्लास बना दिया, तो ए क्लास में जो लोग खड़े होंगे उसको वोटिंग केवल ए क्लास ही देगा, दूसरे जो दूसरे क्लास वाले हैं, वो उसको वोट नहीं देंगे। तो इस प्रकार की बात अम्बेडकर जी के द्वारा की जाती है, गांधी जी इसका समर्थन नहीं करते। उनका मानना है कि ऐसा यदि होगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है समाज के अंदर है। तो गांधी जी कहते हैं कि आप उनको रिजर्वेशन जैसा ही कॉन्सेप्ट वो देते हैं कि उनके लिए कुछ हम अलग सीटें रिजर्व कर देंगे। तो इस मामले में सहमत तो नहीं थे, लेकिन एक समय के बाद में सहमत होना पड़ता है। ओके, तो वो गांधी से सहमत थे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आर असत्य हो जाएगा और ए सत्य हो जाएगा। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और जो रीजन दिया गया है वो ठीक नहीं है। और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, ये है 20 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा ठीक से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था? ये पूछा गया है कि सबसे पहले कौन-सा था? तो सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचारों, संप्रदायों को शामिल होने दो। लेट ए 100 फ्लावर्स ब्लूम टुगेदर एंड लेट ए 100 स्कूल ऑफ थॉट्स। 100 स्कूल ऑफ थॉट्स की बात यहाँ पर की गई है। तो ये हो जाएगा सी, इसका आंसर होगा। और एक है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक है सांस्कृतिक क्रांति। तो सांस्कृतिक क्रांति कब आती है? ये आता है 1966 से, और ये कब तक रहता है? जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती है। ओके, तो 10-11 साल तक ये सांस्कृतिक क्रांति चलती है और इसके अंदर क्या, जो दूसरी कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। जितने भी दूसरे कल्चर, इनसे जुड़े हुए जो विचार है उनको फॉलो नहीं करते, उनको सबको समाप्त कर दिया जाता है। ये बहुत बड़े लेवल पर ये कल्चरल रेवोल्यूशन यहाँ पर चलता है चीन के अंतर्गत। तो 1966 से चलता है और जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती तब तक ये चलता रहता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक प्रकार से ये क्या था, सांस्कृतिक क्रांति की बात यहाँ पर ज़रूर की जा रही है, यानी जो इनके कल्चर को सपोर्ट नहीं करता, यानी पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पर हम बोल सकते हैं, पॉलिटिकल कल्चर को नहीं मानता। माओ की जो कल्चर थी, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, इनकी एक बुक हुआ करती थी, छोटी-सी रेड बुक हुआ करती थी, ओके? उसमें कुछ आइडियाज़ थे और सबको ये बुक सबके पास में होनी चाहिए। जैसे उनको उनको सबको बोलना चाहिए सुबह-शाम, उनको या ऐसे पढ़ते थे, ओके? जो विचार थे उनको दोहराना पड़ता था, ओके? और जो नहीं दोहराते थे उनको समाप्त कर दिया जाता था। तो बार-बार याद दिलाया जाता था कि मार्क्स के विचार क्या है, मार्क्स के जो विचार वो क्या है, उनको बार-बार याद दिलाया जाता था और जो उनकी बात को नहीं मानते, उनको ख़त्म कर दिया जाता था, बहुत बुरी तरह उनको ख़त्म किया जाता था। तो एक बड़ी क्रांति चलती है, कई सारे संगठन बनाए जाते हैं माओ के नेतृत्व में, और जो उनके कल्चर को सपोर्ट नहीं करते थे, जो माओ के विचारों को नहीं मानते थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया चीन के अंतर्गत। तो यही था एक कल्चरल रेवोल्यूशन जो चलता है 66 से चलता है। एक है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी इसका क्या अर्थ होता है? तेज गति से आगे बढ़ना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी छलांग लगाना, छलांग लगा के तेज गति से विकास करना। तो ग्रेट जो लीप फॉरवर्ड है उसके अंदर गए थे, ये एक बार क्या था, रसिया गए थे और वहाँ पर निकिता क्रुश्चेव से वो मिले थे और वहाँ पर देखा कि रसिया वाले तेज गति से डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके प्रोग्राम को देखा कि किस प्रकार से वो प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद में वो चीन आते हैं और चीन आने के बाद वो कहते हैं कि हम भी ऐसा ही कुछ कुछ प्लान करेंगे, कुछ इकोनॉमी में हम चेंज करेंगे जिससे हम भी तेज़ गति से विकास कर सकें, यानी छलांग लगाना, तेज़ गति से विकास करना। ये तो इसमें क्या है, विकास की दर को बढ़ाना प्रत्येक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र के साथ में ही औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पर तेज़ गति से विकास की बात की जाती है और खूब सारा निर्यात करना, ओके? तो निर्यात में क्या है, अप्रत्याशित वृद्धि करना, जैसा हम पहले कर रहे हैं, मान लेते पहले
हम 100 क्विंटल उत्पादन कर रहे हैं किसी एक क्षेत्र के अंदर, तो हमें अब कितना करना है, 200-300 गुना हमें करना है। यदि आप नहीं करते हो तो आपको मार दिया जाएगा। इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस समय इसी कारण समाज के अंतर्गत आ गई थी। तो हुआ क्या था इसमें, आप एक्सपोर्ट पर इसमें फ़ोकस किया गया था, हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे इसी पॉलिसी के अंतर्गत। कब आता है ये? ये आता है 57 के बाद में आता है ये। ओके, 1958 के आसपास शुरू होता है और 1960 तक चलता है, 60 या 61 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो 1958 से 1960 तक ये पॉलिसी आता है और इसी समय अकाल भी यहाँ पर, बड़ा अकाल उस समय चीन के अंतर्गत पड़ता है, बाद में भी अकाल आता है इस समय। लेकिन चीन का जो अकाल था बहुत बड़ा था, 1959 के अंतर्गत अकाल आता है। लेकिन यहाँ पर माओ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कर रहे थे और इसके अंतर्गत फ़ोकस किया जा रहा था एक्सपोर्ट पर, जो भी यहाँ पर उत्पादन होता, सबको एक्सपोर्ट कर देते। ऐसे में यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन दुनिया को वो बताना चाहते थे कि हमारा जो विकास है, वो सबसे तेज़ है, सबसे तेज़ गति से हम विकास कर रहे हैं। हाँ, उनकी जनता भूख मर रही थी, लेकिन वो क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। जो भी उत्पादन होता है, उद्योगों के अंतर्गत उत्पादन होता है और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है, सबको वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु इस समय होती है, इस काल में बहुत बड़ा काल इस समय था और इसके अंतर्गत भूखमरी की बड़ी समस्या चीन के अंतर्गत आई है। लेकिन क्या क बोल सकते हैं, ये एक तरह से ज़िद्दी लोग होते हैं, किसी की सुनते नहीं, तानाशाही टाइप में होते हैं, किसी की नहीं मानते, समाज क्या है, ये सब क्या है, आइडियोलॉजी इनकी बहुत बड़ी-बड़ी होती है। लेकिन समाज के लिए जब काम करने की बारी आती है, तो ये कुछ नहीं करते। ओके? केवल दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो हमें पता चलता है कि क्या हुआ था उस समय। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से 1960 तक चलता है और इसके अंतर्गत विकास पर ध्यान दिया जाता है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या कोई भी आर्थिक विकास हो सकता है, तो उसमें तेज़ गति से हम विकास करेंगे। ये सब प्रेरणा उनको मिली थी सोवियत संघ से, निकिता क्रुश्चेव के समय 1956 में, जब वो सोवियत संघ जाते हैं। और इसके अलावा क्या बच गया इसमें? सांस्कृतिक क्रांति हो गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो गया और एक ये है सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेक विचार संप्रदायों को शामिल होने दो। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिए, सैकड़ों फूल खिलने दो। तो सबसे पहले कौन-सा आता है सैकड़ों फूल खिलने दो? ये आता है 1956 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सैकड़ों फूल खिलने दो के अंतर्गत यहाँ पर चीन के अंतर्गत यदि हम सीधा-सीधा अर्थ देखें, ओके? थ्योरेटिकल हम देखें तो इसका अर्थ तो ये होता है कि सभी संस्कृतियों को फलने-फूलने दो, सभी संस्कृतियों, यदि कि कई सारी संस्कृति एक देश में होगी तो उसका विकास होगा, चारों ओर से उसका विकास होगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका हो सकता है। ऐसा हम मान सकते हैं सांस्कृतिक रूप से। लेकिन व्यावहारिक रूप में आप देखोगे ये जो आइडियोलॉजी आती है, सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेक विचार, सभी विचारों को महत्व देने की जो बात की जा रही है, माओ, ऐसा माना जाता है कि माओ का एक बड़ा प्लान था और उसके अंतर्गत वो देखना चाहते थे कि हमारे विरोधी कौन-कौन से हैं, हमारी विरोधी संस्कृति कौन-कौन सी है और जो हमारे विरोधी है, उनको हम समाप्त कर देंगे, ओके? तो इसमें पहले तो कुछ छूट दी जाती है, काफ़ी लिबरल, सबको लिबरल कर दिया जाता है और उसके बाद में क्या, जो भी उनके विरोध में होता है, जो भी इनके विपरीत विचार वाले लोग होते हैं, उनको चुन-चुन के मार दिया जाता है। एक तरह से ये प्लानिंग के तहत ये बड़ा प्लान किया जाता है माओ के द्वारा और ये विचार लाया गया कि सैकड़ों फूल खिलने दो और उससे सैकड़ों फूल खिलेंगे, तो बहुत सारे विचार सामने आएँगे जिससे चीन का विकास हो जाएगा। लेकिन वो एक प्लान था अपने विरोधियों को समाप्त करने का, ओके? तो ये लाया गया सबसे पहले। उसके बाद में क्या लाया गया? उसके बाद में लाया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड और जब ये सफल नहीं हुआ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड सफल नहीं हुआ, तो उसके बाद में सांस्कृतिक क्रांति यहाँ पर लाया जाता है माओ के द्वारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दी कि ब बताया करिए, ओके? मैसेज छोड़ दीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। अभी हमारा फर्स्ट स्टेज चल रहा है, उसमें हम आसान-आसान क्वेश्चन ले रहे हैं और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो हम बढ़ा देंगे। अभी आसान क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ओके? तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।